हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मोटिवेट रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहे और मैं नई नई वीडियो बना सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो भी एलिमेंट हैं उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। मतलब उनको पीरियड्स में जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं वो आखिरकार बना कैसे। कौन कौन से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग पीरियोडिक टेबल बनाए। फिर लास्ट में फाइनली जो अब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो कैसे उस तक हम पहुँचे, वो हम इसमें देखेंगे। और कैसे ग्रुप में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को और कैसे हम पीरियड्स में अरेंज करते हैं वो सब देखेंगे इसमें। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4 स्टेप्स हुए। फर्स्ट में तो डोब्रेनर ट्राइड्स, ठीक है। सेकंड हुआ हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड हुआ हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। और इन तीनों के बाद हमारा जो हम आज देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो आया। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्रेडिट जाता है मेंडेलीव को, क्योंकि लगभग इन्होंने सारी बात बता दी थी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। कुछ एक जो नहीं बता पाए थे या कुछ एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में नहीं बता पाए थे, तब जाके मतलब क्रेडिट पीरियोडिक टेबल का मेंडेलीव को ही जाता है। तो इन तीनों ने क्या था, इन तीनों ने जो बेस लिया था कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जानने के लिए जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी ली थी वो था एटॉमिक मास। मतलब ये मास को स्टडी करके उसके हिसाब से अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास, अगर मास इंक्रीज हो रहा है और कौन कौन सी जो भी वो प्रॉपर्टी देख रहे थे वो एटॉमिक मास से कोई अपना बेस मान के एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के उसको देख रहे थे। लेकिन मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या लिया गया है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में एटॉमिक नंबर लिया गया है। ठीक है, चलो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 118 एलिमेंट हैं वो अब टोटल हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। उनमें से क्या है, ओनली जो 94 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं। बाकी के एलिमेंट क्या है, मैन मेड हैं, मैन मेड। तो 118 एलिमेंट टोटल है, 94 नेचुरल अकरिंग है। तो क्या हुआ, जो 24 एलिमेंट्स वो मैन मेड हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है, वो है टेक्नेटियम, जिसका सिंबल होता है TC। TC से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 43। और इसको कब डिस्कवर किया था, इसको किया था 1937 में। तो ये पूछ लें कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है, तो टेक्नेटियम है, एटॉमिक नंबर 43। ठीक है, आगे देखेंगे अब। तो बहुत ज़्यादा कैओस मचा हुआ था, मतलब ये नहीं पता था कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखें, कहाँ क्या करें, ताकि हम इजीली पता लगा पाएँ
कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। तो इसको जैसे हम किसी भी शॉप में जाते हैं, कोई भी दुकान हो गई उसमें जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग काउंटर होते हैं। किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो ये काउंटर, ये मतलब हिस्सा स्पेशल जहाँ पर शॉप मिलेंगे, या उन शॉप्स में भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जगह पर रखे मिलते हैं। तो उसी टाइप से पीरियोडिक टेबल को लेके विचार आने लगा कि हमें एलिमेंट्स को भी इसी तरह डिवाइड करके हमें रखना चाहिए, ताकि कैओस ना मचे, कि मतलब कि ऑर्गेनाइज कर सके उनको अच्छे से। इस टाइप का विचार आया साइंटिस्ट के मन में। तो उन्होंने भी एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, ताकि हमें अगर हम ये पता ना लगा, ये हमने एलिमेंट ढूंढना हो कि मेटल कौन से, तो हम इस टाइप से रखें कि एक साइड मेटल रख दें, एक साइड नॉन मेटल रखें, ताकि किसी को अगर ढूंढना पड़े तो इजीली पता लग जाए कि हाँ मेटल यहाँ है तो यहाँ मिलेगा वो एलिमेंट, नॉन मेटल यहाँ है तो यहाँ मिल जाएगा वो एलिमेंट। तो इसी को लेके हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए। और सबसे पहला था वो डोब्रेनर्स ट्राइड्स। डोब्रेनर्स ट्राइड्स में क्या है, ट्राइड्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मतलब 3, 3 के ग्रुप बनाए डोब्रेनर्स ने। तो इन्होंने क्या किया, 1817 में जो डोब्रेनर्स थे एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप करना स्टार्ट किया विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप, मतलब जो एलिमेंट थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी, सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी जो दिखा रहे थे, उनको एक ग्रुप में डिवाइड करना, अरेंज करना शुरू किया। मतलब ये मान लिया 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, ये एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया। एक और नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, ये एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो इनको एक नेक्स्ट ग्रुप में डाल दिया। इसलिए 3 के ग्रुप बनाए इन्होंने, जैसे नाम इस सजेस्ट कर रहा है, ट्राइड्स। ठीक है। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, इन्होंने कुछ ग्रुप बनाए, सम ग्रुप जैसे 1 2 3 ये ग्रुप बना दिए जिनमें हर एक में 3 एलिमेंट थे। ठीक है। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्राइड्स, इसलिए इन्होंने इन ग्रुप्स को कहा ट्राइड। तो ये हर ग्रुप को इन्होंने बोला ट्राइड। ठीक है। डोब्रेनर्स शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic masses of middle element was roughly the average of atomic masses of the other 2 elements। तो इन्होंने क्या बताया, जब इन्होंने एक ये ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट के फॉर्म में, तो इन्होंने क्या देखा, जो मिडल का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो ये 2 एलिमेंट बच गए इनके एवरेज मास के इक्वल, एवरेज मास ऑफ रेस्ट 2 एलिमेंट। ठीक है। तो मैंने शुरू में बताया था डोब्रेनर्स जो हो गए, न्यूलैंड्स हो गए और मेंडेलीव्स हो गए, इन्होंने अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पर। ये रहा एटॉमिक मास। ठीक है। तो अब इन्होंने इसमें क्या क्या रखा, जैसे 2 एलिमेंट हो गए, इन्होंने लिया लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे इनका मास है, यहाँ हम लिख देते हैं ट्राइड्स में ही, ये डोब्रेनर के ट्राइड हैं, जैसे 1 2 3 ये 3 ट्राइड। तो जैसे ये लगाओ लिथियम और सोडियम एंड पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास दे रखा है 6.9, इसका एटॉमिक मास है 23.0 और इसका है 39.0। तो डोब्रेनर क्या बोल रहे हैं कि जो मिडल वाले का एटॉमिक मास है सोडियम का 23, वो लगभग किसके इक्वल होगा, एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो इसका क्या होगा 6.9 39.0/2 एवरेज। ऐसे ही निकालते हैं तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 और 6 और 9 15, 5 पॉइंट और 1 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 और 2 कितने हो गए 9 22.9 आ गया। तो लगभग 23 के इक्वल ही है ये, तो ये प्रूव हो गया। मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट इक्वल होगा, इन्होंने बोला कि रफली एवरेज, रफली मतलब लगभग इक्वल होगा, एवरेज के इक्वल। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस डोब्रेनर्स की लिमिटेशन क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन ये हो गई थी कि ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स को पता लगा पाए थे, यानी कि 1 2 एंड 3, ये इन 3 ट्राइड्स का ही पता लगा पाए थे। मतलब एलिमेंट्स तो उस टाइम और भी होंगे, लेकिन सिर्फ ये टोटल 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे।
तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई थी। अगर लिमिटेशन में हमसे कोई पूछे कि डोबरेनर्स की लिमिटेशन क्या थी, तो हम लिख देंगे कि ही कुड ओनली आइडेंटिफाई 9 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन 3 ट्राइड्स। तो उस टाइम ये सिर्फ ओनली 3 ट्राइड्स का ही पता लगा पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि हमें 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, और इनको कैसे अरेंज किया गया है वो हम देखेंगे। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने भी अरेंज द नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। इन्होंने भी अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के किसको बेस लिया, इन्होंने भी मासेज को, मास को ही बेस लिया। ठीक है, तो इन्होंने इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब पहले सबसे कम जिसका मास होगा वो एलिमेंट रखा, फिर उससे ज़्यादा होगा वो रख दिया, फिर उससे ज़्यादा होगा वो रख दिया। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में इनको अरेंज करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स को। ही स्टार्टेड विद एलिमेंट्स हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन के साथ स्टार्ट किया जिसका लोवेस्ट एटॉमिक मास था, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का ही है। एंड एंडेड द थ्योरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। और किसके साथ एंड किया, जो हाईएस्ट मास था 56, और किसके 56th एलिमेंट जो था थ्योरियम। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये सिर्फ 56 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए थे, मतलब इन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। ठीक है, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। इन्होंने क्या पता लगाया, जैसे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट ही अरेंज किए इन्होंने। तो इन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है 8th के साथ। तो ये इन्होंने क्या किया, जो 8th एलिमेंट को इसके नीचे रख दिया क्योंकि इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो ये एक ग्रुप में हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने 7 का एक ऐसे बनाया। और इन्होंने इसको किससे कंपेयर किया, जो हमारे ऑक्टेव्स होते हैं म्यूजिक में उससे कंपेयर किया। जैसे म्यूजिक में होते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी, ये होते हैं ना सारे गा मा पा धा नी सा, फिर बाद में सा आना सा जो शुरुआत में था सा वो ही आ जाता है सा। तो इन्होंने जैसे म्यूजिक में हर एक 7 के नोट्स के बाद सेम अगर जैसे स्टार्ट होता है, वैसे ही इन एलिमेंट्स में भी क्या इन्होंने क्या बताया कि ऐसे ही एलिमेंट्स में भी आफ्टर 7 एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टी सेम होने लगती है। ठीक है, ये इस टाइप से अरेंज किया था इन्होंने, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा स्टार्ट होता है। तो जैसे हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सेम प्रॉपर्टी होंगी, इन्होंने ऐसा बताया। फ्लोरीन और क्लोरीन की सेम प्रॉपर्टी होंगी, और एक ग्रुप में 2 रख दिए इन्होंने, कोबाल्ट और निकल, क्योंकि श्योर नहीं था। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, और एक इसमें कितने एलिमेंट रखे इन्होंने 7। ठीक है, अब आएंगी इनकी लिमिटेशंस कि लिमिटेशन क्या थी। तो मैं ये लिमिटेशन साथ के साथ बताती चल रही हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, ही वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई होता है। कैल्शियम देखो यहाँ है, ये रहा कैल्शियम, इसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसके बाद अगर हम कंपेयर करें कोबाल्ट और निकल को, तो वो प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ मैच नहीं कर रही इनकी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव हो वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। जो हैवी एलिमेंट्स आगे आएंगे उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। लाइटर एलिमेंट्स मतलब जिनका एटॉमिक मास कम है उन पर ही अप्लाई होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। सेकंड, इसकी लिमिटेशंस क्या आ गई, ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर्स। जब न्यूलैंड्स ने ये बनाए थे तब सिर्फ 56 एलिमेंट थे, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनका मानना था कि अब फ्यूचर में कोई नई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, सिर्फ 56 रहेंगे, इसलिए जो आगे भी नए एलिमेंट डिस्कवर हुए वो इसमें फिट नहीं हो पाए जो इन्होंने बनाया था जो टेबल उसमें। ठीक है, अब थर्ड लिमिटेशन इसकी क्या थी,
नोट दैट द कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट। जो कोबाल्ट और निकल है वो सेम स्लॉट में दे रखे हैं, ये यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और ये ऐसे कॉलम में रखे गए हैं फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन और क्लोरीन से डिफरेंट है, ठीक है। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज। आयरन, ये यहाँ पर लिख रखा आयरन लास्ट में, जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल मिलती है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग कॉलम में लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थी। हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज, जो आयरन दूर रखा है क्योंकि, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं मैच होती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इरेलीवेंट। लेकिन जब नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई तब ये लॉ बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि नोबल गैस के लिए इसमें कोई जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क्स वेल विद लाइटर एलिमेंट्स। सिर्फ जो हल्के एलिमेंट हो गए उन पर ही, कैल्शियम तक ही ये काम करेगा लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिड डोब्रेनर्स ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। जैसे अब न्यूलैंड्स ऑक्टेव देखते हैं हम, ये है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इसमें जैसे ये दे रखा है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये डोब्रेनर्स ट्राइड में भी आता है, तो हम लिखेंगे यस डोब्रेनर्स ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव, और फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर इन डोब्रेनर्स ट्राइड एज वेल एज इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है। ये लिमिटेशंस पूछ रखी है, लिमिटेशन हमने जस्ट अभी बताई हैं हर एक की, ठीक है। तो हम वहाँ से लिमिटेशन डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन की भी और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की भी लिख देंगे। अब हमारा आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ही क्रेडिट जाता है जो आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। When Mendeleev started his work 63 elements were known। जब मेंडेलीव ने अपना काम करना स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल को लेके, तब 63 एलिमेंट थे जिनका हमें पता था। He examined the relationship between atomic masses of elements and their physical and chemical properties। इसने भी एटॉमिक मास को ही बेस लिया था, एटॉमिक मास ही लिया गया है। एटॉमिक मास का उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन होगा ये उन्होंने देखना स्टार्ट किया। Chemical properties, Mendeleev concentrated on compound formed by element with oxygen and हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए मेंडेलीव ने किस पर फोकस किया? उन कंपाउंड्स पर फोकस किया जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बेस क्यों लिया इन्होंने? क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये लगभग हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। तो जो एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ लगभग कंपाउंड बना रहा है, उससे रिलेटेड हम अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता लगा लें तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं इजीली कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होंगे, कौन सी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो और ये लगभग हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए इन्होंने इन्हीं को बेस ले लिया कि इन्हीं के कंपाउंड देखेंगे। हाइड्रोजन की कोई भी एलिमेंट, मान लिया एक्स एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा। कोई भी एक्स एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक्स कंपाउंड मिलके ऑक्साइड्स बनाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड्स बनाएगा। तो उनका नेचर देखने के लिए और उनको कंपेयर किया गया, फिर जो मेंडेलीव थे उन्होंने एक टेबल बनाई और इस बेस पर मेंडेलीव ने एक लॉ बनाया जिसको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, विच स्टेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। मतलब किसी भी एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी वो उसके मास का पीरियोडिक फंक्शन होगी, मास का, एटॉमिक मास का, मतलब वो प्रॉपर्टी उसके मास पर डिपेंड करेगी, ठीक है। आगे देखेंगे। ये देखो ये बनाया था मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या किया मेंडेलीव ने, पीरियड्स कितने हैं इसमें, 6 पीरियड्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप, ठीक है। पीरियड्स में क्या किया गया है ये देखो, ये लिख रखा ऊपर RO2 RO RH2 RH। ये क्या है, हमने शुरू में बताया था कि इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस लिया है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट
कोई भी वहाँ हमने एक्स का एग्जांपल लिया था, इन्होंने आर किसी भी एलिमेंट के को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है एनी एलिमेंट कि कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। जैसे ये ग्रुप बनाया इन्होंने, ये ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है ये, इसमें कंपाउंड लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, और ये गोल्ड, ये सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ये इन्होंने लिए हैं इस ग्रुप में। तो इन्होंने क्या लिख दिया, एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया ऊपर कि कोई भी इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से कंपाउंड बनाएगा। जैसे हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाएगा, Na2O, और सोडियम हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाएगा, RH लिख रखा है तो हम लिख देंगे NaH, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कॉपर कैसे बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, Cu2O, और हाइड्रोजन के साथ CuH। तो इस टाइप से इन्होंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। जैसे इसमें हम कार्बन लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा, CO2, और हाइड्रोजन के साथ CH4। अब भी हम पढ़ते हैं ऐसे ही कंपाउंड बनाता है, ये होता है मीथेन और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में मेंडलीव ने जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से इसी को क्रेडिट जाता है जो आज हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसको, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। द सीक्वेंस वर इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड। लेकिन मेंडलीव ने कुछ गलती कर दी थी। वो क्या कर दी थी, देयर वर ए फ्यू इंस्टेंट्स वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटर ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। मतलब मेंडलीव ने क्या किया, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एटॉमिक मास वाले नंबर को पीछे रख दिया और थोड़ा सा कम मास वाले नंबर को आगे रख दिया। लेकिन करना क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के उसमें उनको अरेंज करना था। जैसे कॉपर और निकल, कोबाल्ट और निकल के केस में देखो, जैसे निकल का एटॉमिक मास कम है 58.71 है और कोबाल्ट का 58.93 है, लेकिन इन्होंने निकल को आगे लिख रखा है, कोबाल्ट को पीछे। लेकिन लिखना ऐसे था कि निकल को पीछे लिखना था और कोबाल्ट को आगे। आज जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कोबाल्ट आगे आता है निकल से, ठीक है। तो ये इसमें गलती थी जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सही करी गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है further Mendeleev left some gaps in periodic table. Instead of looking upon these gaps as defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some metals elements that had not discovered at the time. Mendeleev named them by prefixing एक संस्कृत न्यूमेरिकल एका। जैसे उस टाइम पर जो एलिमेंट है सेकेंडियम और एक एलिमेंट है ये हमारा गैलियम और जर्मेनियम, ये उस टाइम पर इनका पता नहीं लगाया था। तो इन्होंने उस टाइम पर क्या लिखा, स्कैंडियम के इन्होंने लिख दिया एका बोरोन, क्योंकि ये बोरोन वाले ग्रुप में है तो इन्होंने इसके लिए ये लिख दिया। बाद में स्कैंडियम का पता लगाया तो आगे साइंटिस्ट ने इनको स्कैंडियम नाम दे दिया। और इन्होंने मेंडलीव ने और क्या किया था, इन्होंने गैलियम के लिए लिखा था इन्होंने एका एल्यूमिनियम। एका मतलब एक, संस्कृत से लिया गया ये प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए। और जर्मेनियम के लिए इन्होंने क्या लिखा था, जर्मेनियम के लिए इन्होंने लिख दिया था इका सिलिकॉन, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने नाम दिए गए थे इनके लिए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी इस टेबल की, ठीक है। ये हमने बता दी, इस टाइप से इन्होंने नाम दिए थे। आगे देखो, जैसे इन्होंने एका एल्यूमिनियम के लिए हमने भी बताया, गैलियम के लिए इन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। तो उस टाइम पर जो इन्होंने एका एल्यूमिनियम दिया था उसका इन्होंने एस्टिमेट किया था कि मास, एटॉमिक मास 68 मिलेगा। और इसको हम E2 यानी E मतलब एका के लिए यूज किया कि कोई भी एलिमेंट जो आगे डिस्कवर होगा, मैं उसका नाम एका एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ, मेंडलीव ने ऐसा किया था। तो उसने इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि उसका एटॉमिक मास लगभग 68 मिलेगा और उसका जो है
उसका ऑक्साइड हम E2O3 के रूप में लिख सकते हैं और उसका क्लोराइड हम ECl3 के रूप में लिख सकते हैं। तो बाद में डिस्कवरी हुई गैलियम की जिसने एक एल्यूमिनियम की जगह ली, तो उसका मास मिला लगभग 69.7 जो लगभग इसी के बराबर है। और गैलियम को हम ऑक्साइड के रूप में Ga2O3 लिख सकते हैं जो लगभग जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था उसी के हिसाब से है। और ये क्लोराइड भी उसका जो इसने मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था उसी के हिसाब से है। तो इससे क्या पता चला, दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इससे हमें पता चला कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कितना करेक्ट है और कितना हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी करेक्टनेस और यूजफुलनेस के बारे में हमें पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये इसका हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। Noble gases like helium, neon and argon have been mentioned in many contexts before this. The gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. जो नोबल गैस है उनकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। क्यों लेट हुई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। कोई ऐसी चीज़ जो किसी के साथ रिएक्ट करे तो जल्दी पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ क्या चीज़ है जिसने रिएक्ट किया, तो उसका तो पता लगाने की कोशिश भी करें कि यहाँ कुछ ना कुछ है, कोई एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नोबल गैस क्या थी, ये इनरिएक्टिव थी, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, तो इनका कैसे पता चलेगा? कोई ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा, उसका कैसे पता चलेगा यहाँ कोई है? अगर कोई कुछ करे तो तब तो उसका पता चले हाँ ये चीज़ हुई है तो किसने की है, तो तब तो उस चीज़ का पता चले। तो ये अनरिएक्टिव थी, इनका बहुत लेट पता चला। और एक क्या, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। एक तो ये अनरिएक्टिव हो गई है कि कम हो गई, तो इनका बहुत लेट पता चला था। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order। मतलब मेंडलीव ने क्या छोड़ दिया था, एक अलग ग्रुप के लिए जगह थी। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना इनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया जिससे ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या थी मेंडलीव्स की फर्स्ट लिमिटेशंस तो थी हाइड्रोजन की। मतलब ये हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन कहाँ आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के जैसे भी लगती है। अल्कली मेटल्स मतलब अल्कली मेटल्स की जैसी प्रॉपर्टी भी है हाइड्रोजन की। नंबर 2, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो मतलब जो हमारी हेलोजन्स हैं उसके जैसे भी हैं हेलोजन्स। तो मतलब हाइड्रोजन दो टाइप की प्रॉपर्टी दिखा रही है, एक अल्कली मेटल की टाइप की प्रॉपर्टी भी दिखा रही है और एक हेलोजन्स की टाइप की प्रॉपर्टी भी दिखा रही है। अल्कली मेटल्स कैसे? जैसे अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद हेलोजन्स ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे अल्कली मेटल हमारी सोडियम अल्कली मेटल है, और ये मेटल्स वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देती हैं। मेटल्स कौन सी होगी जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर दें? इजीली लूज, हमें पता है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज कर देगी, तो ये क्या होगी? मेटल, अल्कली मेटल है ये सोडियम। तो जैसे अल्कली मेटल क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रही है, NaCl बनाया, ऐसे ही हाइड्रोजन ने भी क्लोरीन क्या है? हेलोजन है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन ने भी क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया। जैसे अल्कली मेटल ने Na2O ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया, वैसे ही हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया। जैसे अल्कली मेटल ने सल्फर के साथ कंपाउंड बनाया Na2S, वैसे ही हाइड्रोजन ने भी सल्फर के साथ कंपाउंड बनाया H2S। तो ये हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल के साथ भी मैच कर रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी। और क्या है, ये हेलोजन्स के साथ भी मैच कर रही है। जैसे हेलोजन आपस में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, हेलोजन जैसे हो गई क्लोरीन फ्लोरीन, जैसे Cl2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना लिया मतलब खुद के साथ ही, ऐसे ही हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाती है, H2 बना लिया। तो इनकी प्रॉपर्टी हेलोजन्स के साथ भी मैच हो गई। एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। और एक और प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की क्या हुई कि ये मेटल्स के साथ भी कंबाइन होती है और नॉन मेटल्स के साथ भी, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेती है। तो इस वजह से मेंडलीव डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन एक्चुअली होगी क्या। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, ये कि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए। No fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of Mendeleev's periodic table. तो ये Mendeleev's periodic table की फर्स्ट लिमिटेशन थी। किसी क्वेश्चन में पूछेंगे तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये लिख देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमें पता है क्या है, देखो आइसोटोप्स को समझो एक बार, फिर अच्छे से समझ में आएगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट। ठीक है, तब तक एटॉमिक नंबर का तो पता ही नहीं था, कुछ रोल ही नहीं आया था एटॉमिक नंबर का मेंडलीव के टाइम तक। तो इन्होंने तो मास नंबर के हिसाब से डिवाइड किया था एटम्स को, मास नंबर के हिसाब से डिवाइड किया, तो एक मास वाले के लिए एक इन्होंने एक जगह बना दी। तो आइसोटोप्स तो ऐसे होंगे, वो एलिमेंट तो सेम होगा लेकिन उसका मास नंबर अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन का है एक H11, D12, T13, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, नीचे लिख रखा है एटॉमिक नंबर 111, जो ऊपर है 1 2 3, ये मास नंबर है, मतलब ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्रीटेरियम का मास नंबर 3 है। तो इन्होंने तो सिर्फ एक ही जगह दी थी एटॉमिक मास के हिसाब से, तो इन्होंने हाइड्रोजन को मान लिया एक जगह दे दी, तो फिर उन्होंने इनके अलग अलग मास के रूप में इनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं बची। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जगह दी गई है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से दी गई है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज हो रहा है, इन तीनों आइसोटोप्स में 1 ही रह रहा है, तो सारे एक ही जगह आ जाएंगे, क्योंकि अरेंज हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया, मास नंबर के हिसाब से नहीं। मास नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है, और अलग अलग मास को एक ही जगह कैसे दे सकते हैं अगर मास नंबर के हिसाब से हमने अरेंज करें। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो एटॉमिक नंबर तो सारे आइसोटोप्स का 1 ही होगा, तो यहीं आएंगे सारे। तो मास नंबर तो चाहे कुछ भी हो, उसको तो हम आइसोटोप्स कह के अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, क्योंकि ये आइसोटोप्स के लिए कोई फिक्स जगह नहीं बता पाए थे, उनको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, दस काल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, आइसोटोप की एक और डेफिनेशन भी होती है कि उसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स ये होंगे, जैसे हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ऑफ प्रोटॉन, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे मास नंबर, जो एटॉमिक मास होगा वो माइनस माइनस कर देंगे, माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो क्या आएगा? हमारा न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसमें देखो मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के, हाइड्रोजन या प्रोटियम बोल दो इसको, तो और ड्यूटेरियम के पास न्यूट्रॉन कितने हो जाए? 2 - 1 1, और ट्रीटियम के पास न्यूट्रॉन कितने हो जाए? 3 - 1 2। ठीक है, इस टाइप से होता है। चलो आगे देखते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर को करते हैं अभी। तो सेकंड लिमिटेशंस ये हो गई थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। एक थर्ड लिमिटेशन क्या हो गई थी कि मास जो है रेगुलर नहीं बढ़ रहा। जरूरी नहीं कि पहले वाले एलिमेंट का मास अगर 2 ग्राम है तो नेक्स्ट का 3 ग्राम होगा, नहीं, मास कुछ भी हो सकता है। इसका 2 ग्राम होगा तो नेक्स्ट का हो सकता है 3 या 4.26 हो या 3.59 हो, कुछ भी हो सकता है, मास रेगुलरली नहीं बढ़ता। तो हम इससे ये नहीं पता लगा पाए कि बीच में और कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अगर मान ले 2 एलिमेंट दे दिए, उनका मास नंबर दे रखा है, तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि बीच में 2 और एलिमेंट आएंगे या एक ही एलिमेंट आ गया, 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि मास जो है रेगुलर नहीं बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर है वो तो रेगुलर बढ़ता है। नंबर तो कोई भी रेगुलर ही बढ़ेगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। ठीक है, तो इससे प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि बीच में कितना नंबर और आएंगे। इससे नहीं पता लगा पाए कि कितने और एलिमेंट बीच में आ सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अब। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इनके ऑक्साइड बताने हमें, क्या ऑक्साइड होंगे मेंडलीव टेबल का यूज़ करके। तो मेंडलीव टेबल देखते हैं क्या है। पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो फर्स्ट हमारा एलिमेंट क्या था? पोटेशियम। के ढूंढो यहाँ पर, कहाँ है? ये रख के।
के का क्या आएगा, ऑक्साइड K2O, मतलब R2O किसी भी एलिमेंट के लिए लिख रखा है तो K2O हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, कार्बन था, कार्बन ये रहा, इसका ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन का CO2, ये लिख रखा RO2 इसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही रहा, एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Al2O3, यहाँ लिख दो चाहे Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, सिलिकॉन, ये इसके आगे ये सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, SiO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, बेरियम, बेरियम, बेरियम कहाँ है, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, इसमें कहाँ है बेरियम, ये नीचे मिलेगा, ये रहा बेरियम, बेरियम का ऑक्साइड हो गया BO, तो इस मतलब RO जनरल फॉर्म में लिख रखा है तो BO ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, BaO, बेरियम को BA से रिप्रेजेंट करेंगे O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, Beside gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in periodic table and Ne2? जो हमने बताया था कि अक्का सिलिकॉन, अक्का एल्यूमिनियम, अक्का वो लगा के 3 एलिमेंट छोड़ रखे थे, उनमें से एक एलिमेंट तो गैलियम था, जो बाकी के 2 थे वो क्या थे, वो हमने अभी पढ़े थे, 2 थे स्कैंडियम और जर्मेनियम, ये हमारे 2 एलिमेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के द्वारा क्या क्राइटेरिया यूज किया गया था, मेंडलीव ने एटॉमिक मास को, एलिमेंट्स को अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है, और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखा था। और क्या किया था, उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लिया था और उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड ईच एलिमेंट्स के साथ उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी को कंपेयर किया था, ये हमने भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया यूज किया था मेंडलीव ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप, क्यों हम ये सोचते हैं कि नोबल गैस को अलग ग्रुप में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं और ये जनरली किसी भी के साथ भी कंपाउंड नहीं बनाती हैं, लेकिन एक ऐसी है जो नोबल गैस है जो कंपाउंड बना लेती है, वो कौन सी है, जियोन, ठीक है। आगे देखेंगे अब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number symbolized as Z of an element is more fundamental property than its atomic mass. जो हेनरी मोजली ने क्या देखा कि जो एटॉमिक नंबर है, जिनको इन्होंने एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया, Z से, ठीक है, वो क्या है, वो ज़्यादा फंडामेंट मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को बताने के लिए सही रहेगी, ना कि एटॉमिक मास, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर वाज अडोप्टेड एज बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बाकी अब 3 हमने पढ़े, उनमें उनका बेसिस क्या था, एटॉमिक मास था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को इनका बेस बना लिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव का लॉ था वो क्या कह रहा था कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्या है, एटॉमिक मास है। मेंडलीव में इसकी जगह एटॉमिक मास लिख रखा था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या लिख दिया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है। Let us recall some atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom. Thus, number increasing by 1 in going from one element to the next. मतलब एटॉमिक मास के साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जितना एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। अगर एक एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस टू क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब हम अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो वो होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या होगा, जो प्रॉपर्टी हैं वो उनको हो और हम अच्छे से बता पाएंगे जब हम बेस लेंगे हमारे एटॉमिक नंबर को। ठीक है, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये इस साइड है, ये क्या है जो ग्रीन दिखा रखे हैं इस साइड, ये है मेटल्स, मतलब इस कलर की हैं। जो बीच में है मेटलॉइड्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल प्लस नॉन मेटल। और ये इधर क्या है, ये है नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। क्या होगा, देखो मेटल्स कौन सी होंगी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, और नॉन मेटल क्या होंगी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। अब देखो मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पीरियोडिक टेबल से ही समझा देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। क्या है पीरियोडिक टेबल में, ये अरेंज किए गए ऐसे, ये 18 तो क्या लिए गए, ग्रुप लिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 18 तक। ठीक है, ग्रुप में ऐसे हैं ये एलिमेंट, एक ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ऐसे इधर से फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ऐसे 16 17 और 18 ये ग्रुप किए गए। और इसमें क्या है, जो है 7 इसमें पीरियड लिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड से। फर्स्ट पीरियड ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये हो गया, इस साइड कलर दूसरा ले लेते हैं एक बार, ब्लैक। फर्स्ट पीरियड ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया इधर, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये इसके हो गए पीरियड्स। तो अब इसमें क्या है, क्या सिमिलरिटी हुई इन पीरियड्स में और ग्रुप्स में, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, कोई भी एटम होता है न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी फर्स्ट सेल होती है जिसको हम के सेल बोलते हैं, ये इसकी सेकंड सेल होती है जिसको एल बोलते हैं, ये होती है हमारी एम सेल, ऐसे सेल बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2। सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे देखो हम पीरियड्स में जा रहे हैं, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, पीरियड्स में मतलब लेफ्ट टू राइट, हमारे लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं लिथियम, लिथियम का एग्जांपल ले लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो इसमें क्या होगा, ये सेल हो गई, के सेल में कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में 3 है तो 2 तो यहाँ हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। बेरिलियम में क्या होगा, इस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, फिर आएगा हमारा बोरोन यानी 5, तो 2 इसमें हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, फिर आएगा कार्बन, तो इस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 यहाँ 4 यहाँ हो जाएंगे, मतलब एक इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस सेल में। फिर आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के क्या हो गया 7 हो गया, तो 2 तो इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड्स में, तो सेम सेल में, ये एल सेल ही है, एल सेल, सेम सेल में, सेम सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उसी सेल में। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, 8 हो जाएंगे इसमें जाके, नियोन में जाके, क्योंकि ये नोबल गैस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसमें बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दूसरे को ज़्यादा खींचेंगे। तो क्या होगा, एटम का साइज जो है घटता जाएगा, मतलब ये सेल यहाँ है तो ये ऐसे घटती जाएगी, मतलब ये छोटा होता जाएगा साइज। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज,
डिक्रीजिंग। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एटम का साइज, या ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस डिक्रीज हो रही है, रेडियस इज डिक्रीजिंग। तो समझ में आ गया, ये आगे यूज होंगे, ये इन्हीं के बेस पे हम पता। अब क्या हो गया, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, इस साइड पीरियड्स में जा रहे हैं, रेडियस के साइज डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, तो यही होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसलिए डिक्रीज हो रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये मतलब न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में डिफ़िकल्टी होगी, ये इलेक्ट्रॉन तो डिफ़िकल्टी होगी, मतलब इजीली लूज नहीं कर पाएंगे इस साइड से, मतलब लिथियम, ये सोडियम इजीली लूज कर देगा, मैग्नीशियम लूज कर देगा, लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इजीली लूज नहीं कर पाएगा। इजीली लूज नहीं कर पाएगा, तो जो इजीली लूज कर देते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो इजीली लूज नहीं करते, जिनकी टेंडेंसी गेन करने की हो जाती है कि हम लूज नहीं करेंगे, हम तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो वो हो जाते हैं नॉन मेटल्स। तो हम देख रहे हैं इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो नॉन मेटल्स आ रहे हैं। नॉन मेटल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये लूज नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है कि ये लूज कर ही नहीं पाते इलेक्ट्रॉन, ये गेन करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी इस साइड क्या आ जाती हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, ये देख लिया हमने पीरियड्स में। अब देखेंगे हम ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में देख लेंगे। ग्रुप को देखने के लिए कलर अलग, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप। अब जैसे हमारा हो गया लिथियम, लिथियम का हमने ये बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। नेक्स्ट हमारा आएगा डायरेक्ट सोडियम। सोडियम का क्या होगा, सोडियम का हम अगर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, एक और सेल हो जाएगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही हम अगर पोटेशियम का बनाएं तो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचे, 19 एटॉमिक नंबर, तो 8 इसमें हो जाएंगे सेकंड में, 2 3 4 5 6 7 8 और एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, 18 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखा हमने, लिथियम में 2 सेल्स थी के और एल, इसमें क्या हो गया 1 2 3 सेल्स हो गई सोडियम में, और पोटेशियम में क्या हो गया 1 2 3 4 सेल्स हो गई। तो जब हम ग्रुप में जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियस ये है, इसकी डिस्टेंस आउटर मोस्ट सेल से, इलेक्ट्रॉन लूज हमेशा आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो सेल होती है उसी से रिलीज होते हैं, तो इसकी डिस्टेंस इससे बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्या मतलब एटम का साइज क्या हो रहा है, एटम साइज इंक्रीज हो रहा है, नई सेल ऐड हो रही है हर बार, तो एटम साइज इंक्रीज होगा, तो रेडियस भी क्या होगी, रेडियस इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जब डाउन टू ग्रुप्स में जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो हम बता सकते हैं रेडियस इंक्रीज होगी जब ग्रुप में जाएंगे। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एक और नई सेल ऐड हो रही है। जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि सेम सेल में एक और अलग इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैंने बता दी। आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर Position of elements in modern periodic table. Modern periodic table has 18 vertical columns known as group। जो अब मैंने अभी बताया कि जो vertical columns है जो 18 है, इनको हम बोलेंगे ग्रुप, और 7 horizontal rows, ऐसे जो 7 rows हैं वो हैं 7, उनको हम बोलेंगे periods। ठीक है, let us see what decides the placing of an element in certain group. Look at group first of modern periodic table and name the elements present in what are the electronic configuration of first 3 elements। जो हमने अभी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो लिख के बताया था वही। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी बताई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसमें कितने आउटर मोस्ट सेल में, जैसे लिथियम का 3 है तो 2 और 1 हो गया,
सोडियम का क्या है 11 है, 2 8 और 1, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 1 है, इसके भी 1 है। पोटेशियम का क्या है 19 है, तो 2 8 8 और 1, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 1 है। तो क्या हो गया, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या सिमिलरिटी है इनमें, सिमिलरिटी यही है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में हर एक के में एक इलेक्ट्रॉन है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो हर एक में 1 1 है। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप ले लिया तो आउटर मोस्ट सेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता लगा कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनमें। सिमिलरली यू कैन फाइंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप दैट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, For example, element fluorine, chlorine belong to group 17. How many electrons fluorine, chlorine have their outermost shell? अब ग्रुप के बारे में ये ट्रिक लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, ये ऐसे ही हो जाएगा। मान लिया ये फर्स्ट ग्रुप था तो 1 इलेक्ट्रॉन थे इसकी वैलेंस सेल में, ठीक है। जैसे सेकंड ग्रुप हो जाएगा तो उसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही 17 है, 17 नंबर ग्रुप है तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लास्ट में डिजिट होगा उतने ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर पूछ ले ग्रुप नंबर 15 में 15 है, जो उस 15 उसके एलिमेंट्स की ग्रुप पीरियड नहीं, ग्रुप ऐसे नीचे की साइड जाएंगे तब ग्रुप नंबर 15 में हर एक एलिमेंट की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लास्ट डिजिट होगा 5 होंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर अगर बोल दें कि 8 में कितने होंगे, ग्रुप नंबर 8 में तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, ये अब इस एक्टिविटी में हमें अलोंग पीरियड्स जाना है कि उसमें अब ये हमने पढ़ा है कि जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो एक सेम सेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर की जो सेल होगी उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो एक एक ऐड होते जाएंगे जब हम आगे चलेंगे। दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, ये जो ग्रुप में जा रहे थे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन सेल सेम रहेगी, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। और ग्रुप में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मतलब सबसे बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे पीरियड्स में जा रहे हैं ओरिजेंटली ऐसे लेफ्ट टू राइट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, सेल जो है सेम रह रही है। अगर ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं डाउनवर्ड्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम और क्या है, सेल इंक्रीज हो रही है, एक सेल हर बार ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेते हैं हाईलाइट। ऐसे ग्रुप में जाएंगे तो सेल सेम रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ऐसे डाउनवर्ड जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ट्रेंड्स देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज के मतलब ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैलेंसी पर क्या पड़ेगा, ये आपको समझ में तो आई गई होगी। वैसे ये जो लिख रखा है वो बता देते हैं क्या है। We know that valency of element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell. वैलेंसी को क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर की सेल है उसमें, उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से कैसे पता लगाएंगे कि वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16, तो क्या होगी, 12 है एटॉमिक नंबर तो के सेल में आ जाएंगे 2, एल सेल में आ जाएंगे 8, तो 2 और 8 10 तो हो गए, बच गया कितना 2, तो जो बाहर की सेल में सब इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंसी हो जाएगी, तो हमारी जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर कितना है 16, तो के सेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, बच गए कितने 2 और 8 10, बचे 6,
m सेल में हो जाएंगे 6। तो जब सबसे बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 6। ठीक है, इस टाइप से वैलेंसी निकाल देते हैं। अब क्या है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। हाउ डज द वैलेंसी वेरी along period going from left to right? How does valency vary going downward? वैलेंसी अगर क्या रहती है, हम पीरियड्स में जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसी सेल में ऐड हो रहा है, मतलब सेम सेल में वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अगर हम इस साइड जाते हैं तो पीरियड्स में। ठीक है, एक नया इलेक्ट्रॉन। और डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो क्या होती है, वैलेंसी सेम रहती है, सेम वैलेंसी, मतलब सेल ऐड हो रही हैं इसमें, एलिमेंट तो आउटर मोस्ट सेल में सेम ही रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी डाउनवर्ड टू ग्रुप में जाते हैं तो क्या होती है, सेम रहती है। एटॉमिक साइज, जो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल बताते टाइम बताया था कि एटॉमिक साइज अगर पीरियड्स में जाते हैं, एटॉमिक साइज पीरियड्स में मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और डाउनवर्ड ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि अलग एक न्यू सेल ऐड हो रही है, उस वजह से इंक्रीज होता है। ठीक है, वैसे ही अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगी, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो रेडियस भी डिक्रीज होगी। पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी डिक्रीज होगी, रेडियस भी डिक्रीज होगी। और ग्रुप्स में अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज में टेंडेंसी टू लूज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटेलिक में क्या होती है, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लूज इलेक्ट्रॉन जैसे हम पीरियड्स में जाते हैं इधर से इधर तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, और मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है। टेंडेंसी अगर लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, मेटेलिक का मतलब तो वो ही है कि जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे उतनी ज़्यादा मेटल होगी। तो ये लूज इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर पा लूज इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रही है, तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज अलोंग पीरियड्स के अलोंग मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। और अलोंग ग्रुप्स के इसमें अपोजिट हो जाएगा। ग्रुप्स में क्या हो रहा है, न्यू सेल ऐड हो रही है, न्यू सेल एडिड ईच टाइम, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इजीली लूज कर देंगे, तो यहाँ मेटेलिक करैक्टर नीचे की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा होगा। जैसे नीचे की तरफ सोडियम से हम गए पोटेशियम की तरफ, तो सोडियम का जो मेटेलिक करैक्टर है वो ज़्यादा है, सॉरी पोटेशियम का मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है सोडियम से। ठीक है, यही बता रखा है इसमें, आगे देखेंगे। ये सब मेटेलिक करैक्टर के बारे में बता रखा है, पढ़ लेना इसको, बाकी मैंने समझा दिया जो समझाने का था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हाउ कुड बी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनॉमलिटीज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो कमी थी उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स ने कैसे दूर किया। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या कमी थी, इसमें ये था कि इसमें जो निकल था उसको पहले रख रखा था और कोबाल्ट को बाद में रख रखा था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। तो ये जो कमी थी इसमें, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दूर कर दिया। और मॉडर्न पीरियोडिक जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि इसका बेसिस एटॉमिक मास था। लेकिन इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बेसिस था, तो इसमें आइसोटोप्स के लिए भी
कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। और क्या था इसमें, बस यही जो मतलब जो भी लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में दूर हो गई, ठीक है। नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ योर चॉइस। जो मैग्नीशियम के सिमिलर रिएक्शन दिखाएंगे वो कौन से एटम्स मतलब होंगे, तो मैग्नीशियम के जो ग्रुप में होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम SrCa, ठीक है। ये मैग्नीशियम के सिमिलर बिहेवियर दिखाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी वैलेंस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये सेम ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये मैग्नीशियम के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल्स। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन यानी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होंगे, उनमें से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 2 8 1 2 8 8 1, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, जिनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनके नेक्स्ट एटम लिख देंगे। लिथियम का नेक्स्ट क्या होगा, बेरिलियम। सोडियम का नेक्स्ट क्या होगा, मैग्नीशियम। पोटेशियम का नेक्स्ट क्या होगा, कैल्शियम। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 12 और 20। इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, इसकी हो जाएगी 2 8 2, इसकी हो जाएगी 2 8 8 2। आउटर मोस्ट सेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स विद फील्ड आउट 3 एलिमेंट्स विद फील्ड आउटर मोस्ट सेल्स, ये होंगी हमारी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन से हो जाएंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, एक सेकंड। Lithium, sodium, potassium are all metals that react with H2 to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? Lithium, sodium, potassium, क्या सिमिलरिटी है, क्योंकि तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम। तीनों में क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। What if anything do their atoms have in common? क्या कॉमन है इनमें, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल इज completely filled, मतलब जो इनकी सबसे आउटर मोस्ट सेल है वो फील्ड है पूरी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी है जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल्स हैं, तो वो है लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर्स। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेकेंडियम, बेरिलियम। इसमें क्या कौन सी जो है मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर होगा, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये अलोंग द पीरियड्स जा रही हैं, पीरियड्स के अलोंग जा रही हैं, और पीरियड्स के अलोंग हमें पता है क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है। टेंडेंसी क्योंकि इनके बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और एक सेल में एक नया उसी सेल में एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो पीरियड्स में मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो उसकी जब सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा गैलियम का। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकर इन पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, ये तो सही है क्योंकि लेस मेटेलिक टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये तो सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं क्योंकि सेल में एक नया उसी सेल में एक नया वैलेंस मतलब जो वो है इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये गलत है। इजीली लूज कहाँ करते हैं, इस साइड पीरियड्स में जाते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, सेल का एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इजीली नहीं करते हैं लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स क्लोराइड विद फॉर्मूला XL2 विच is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table. कौन से ग्रुप में हो सकता है, मतलब XCl2 बनाया है, इसमें क्या है, कोई X एलिमेंट ऐसा होगा जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, क्योंकि Cl2 क्लोरीन के साथ अटैच हुआ, क्योंकि क्लोरीन हमें पता है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब फुल करने के लिए आउटर मोस्ट सेल को 1 इलेक्ट्रॉन ले लेती है ताकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम में दे सकता है। सोडियम के वैलेंस सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी वैलेंस में 3 होंगे, इसकी वैलेंस में 4 होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस सेल में होंगी, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल विद इलेक्ट्रॉन्स। 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ भरी हैं, मतलब पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने होंगे, 8, तो 2 + 8 10। 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नियोन का, तो वो है नियोन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 282, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके बराबर ही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 + 8 + 2 मतलब 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो हमें एटॉमिक नंबर याद करने ज़रूरी है, तो ये कर लेना, एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 20-25 तक तो कर ही लेना। ठीक है, ए टोटल नंबर ऑफ 3 सेल्स, टोटल 3 सेल्स हैं विद 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। 3 तो सेल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल है, मतलब 2 अंदर वाली 2 8 ये तो कम्प्लीटली फिल हो गई और वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। ए टोटल नंबर ऑफ 2 सेल्स है विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, 2 सेल्स हैं, 2 + 3 इन वैलेंस सेल 3 कितनी होगी, 5 किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन का। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल, मतलब फर्स्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट सेल में हमें पता 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड सेल में इसके ट्वाइस है, मतलब इसके दुगने हैं, यानी सेकंड सेल में 4 हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, और 6 किसका होता है, कार्बन का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन सेम कॉलम। सॉरी गाइस, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, अभी कुछ अर्जेंट काम हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो हम एक्सरसाइज के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।